नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। और मैं हूं अनुपपाल। साथियों, क्या सिर्फ 8 बोरी खाद किसी किसान को जेल पहुंचा सकती है? दो नेपाली किसान सिर्फ अपने खेतों के लिए खाद खरीद कर लौट रहे थे, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर उन्हें रोक लिया गया, गिरफ्तार किया गया और सीधा जेल भेज दिया गया। अब सवाल है कि क्या वे तस्कर थे या अपने खेत बचाने की कोशिश कर रहे किसान थे? और आखिर नेपाल में ऐसा कौन सा खाद्य संकट खड़ा हो गया है जिसने किसानों को सीमा पार जाने के लिए मजबूर कर दिया? क्या भारत की कार्यवाही पूरी तरह से कानून के मुताबिक थी या कहानी के पीछे कुछ और ही छुपा था? क्या खाद की कमी थी, सरकार की नाकामी थी, सीमा सुरक्षा या दक्षिण एशिया की बड़ी भू राजनीति का सच? आज हम इस पूरी मामले में परत दर परत जांच करेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 8 बोरी खाद की नहीं, बल्कि लाखों किसानों के भविष्य और भारत नेपाल संबंधों की है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है भारत ने रोकी खाद, नेपाल में हाहाकार। काठमांडू पोस्ट के दो कटिंग्स को मैंने अलग अलग डेट का लिया है। एक लिखता है पैडी सीजन इज स्लिपिंग अवे बट टू नेपाली फार्मर ब्रदर्स आर स्टक इन इंडिया जेल। दूसरा लिखता है गवर्नमेंट पुशेस फॉर रिलीज ऑफ फार्मर ब्रदर्स हेल्ड इन इंडिया। 8 बोरी खाद और सीधे जेल। साथियों, नेपाल एक कृषि प्रधान देश है। जून जुलाई का समय वहां धान की रोपाई का सबसे महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। इसी दौरान किसानों को सबसे ज्यादा यूरिया और डीएपी की जरूरत होती है। अगर समय पर खाद ना मिले तो फसल की बढ़वार रुक जाती है, उत्पादन घट जाता है और पूरे साल की मेहनत प्रभावित हो सकती है। लेकिन 2026 में नेपाल के हजारों किसानों को इसी संकट का सामना करना पड़ रहा। सरकारी खाद डिपो के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। कई किसान घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटे हैं और कई जगह गोदाम किसानों के बारी आने से पहले ही खाली हो जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर नेपाल के तराई क्षेत्र में देखने को मिला है। सरलाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, परसा, बारा, सप्तरी जैसे जिलों में धान की रोपाई अपने चरम पर थी, लेकिन किसानों के पास पर्याप्त खाद नहीं था। खेत तैयार थे, बारिश हो चुकी थी, लेकिन खाद की कमी के कारण रोपाई प्रभावित होने लगी। ऐसे स्थिति में सीमा से लगे कई नेपाली किसानों ने भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बाजारों का रुख किया। सोनबरसा, सीतामढ़ी, रक्सौल के आसपास के बाजार में वर्षों से नेपाली किसानों के लिए खाद खरीदने का आसान विकल्प माना जाता था। कीमत भी अपेक्षाकृत कम पड़ती थी और दूरी भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। भारत ने सब्सिडी वाले उर्वरक की अवैध तस्करी रोकने के लिए सीमा पर निगरानी काफी सख्त कर दी थी। अब छोटी मात्रा में भी खाद ले जाने वालों की जांच होने लगी और कई मामलों में तो कानूनी कार्यवाही भी हो रही। और यहीं से नेपाल का खाद्य संकट केवल कृषि समस्या नहीं रही, बल्कि सीमा सुरक्षा और कानून और साथ में भारत नेपाल संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया। अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल में हर साल खाद की कमी क्यों होती है? क्या इसकी वजह केवल वैश्विक उर्वरक आपूर्ति में आई बाधाएं हैं, या फिर नेपाल की खरीद व्यवस्था, आयात में देरी, वितरण प्रणाली की कमजोरियां और सरकारी प्रबंधन की खामियां भी इसके लिए जिम्मेदार है? तो आइए इस सवाल का जवाब भी हम एक एक करके ढूंढते हैं कि नेपाल में खाद्य संकट क्यों है, क्यों बड़ा संकट। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर वे दो नेपाली किसान कौन थे जिनकी अपनी खेतों के लिए खरीदी गई खाद उन्हें भारतीय जेल तक लेके गई। यह मामला नेपाल के सरलाही जिले के बलरा नगर पालिका 5 के दो निवासी सगे भाइयों की कहानी है। दोनों लंबे समय से कृषि कार्य से जुड़े हुए थे और अपने परिवार की आजीविका मुख्य रूप से धान की खेती के ऊपर जो है उनकी निर्भर थी। परिजनों के अनुसार वर्ष 2026 में नेपाल में उर्वरक की गंभीर कमी के कारण धान की रोपाई प्रभावित होने लगी। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डाई अमोनियम फास्फोट उपलब्ध नहीं था और ऐसे में खेती बचाने के उद्देश्य से दोनों भाइयों ने भारत से खाद खरीदने का निर्णय लिया। 1 जुलाई 2026 को दोनों नेपाल भारत सीमा पार करके बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा बाजार पहुंचे। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित यह बाजार वर्षों से दोनों देशों के नागरिकों के बीच में वैध व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा और यहां से उन्होंने 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी डाई अमोनियम फॉस्फेट खरीदा। परिवार का कहना है कि यह खाद किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अपने लगभग 2.5 बीघा कृषि क्षेत्र के धान की रोपाई के लिए खरीदी गई थी। खाद खरीदने के बाद दोनों भाई उसे साइकिल पर लाद कर नेपाल लौट रहे थे और इसी दौरान सीमा क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सीमा बल और भारतीय कृषि विभाग की संयुक्त जांच टीम ने उन्हें रोक लिया। जांच में अधिकारियों ने पाया कि उनके पास मौजूद उर्वरक भारत सरकार की सब्सिडी वाली खाद थी, जिसे बिना वैध अनुमति अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार ले जाया जा रहा था। भारतीय नियमों के अनुसार सरकार द्वारा सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाने वाली यूरिया और डीएपी मुख्य रूप से भारतीय किसानों के उपयोग के लिए निर्धारित होती।
इसलिए ऐसी खाद का अनाधिकृत निर्यात अथवा सीमा पार ले जाना कानून के उल्लंघन की श्रेणी में गिना जाता है। तो भारत से खरीदी गई थी 8 बोरी, पहुंच रही थी नेपाल, और इसी के आधार पर दोनों किसानों को हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें सोनबरसा थाना ले जाया गया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सीतामढ़ी के डुमरा जेल में भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि आवश्यक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद जमानत प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक लंबी चली, जिसके कारण दोनों भाई लगभग 3 सप्ताह से जेल में, और इस अवधि में उन्हें परिवार को आर्थिक और कृषि दोनों स्तर पर गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। जिन खेतों के लिए खाद खरीदी गई, उन्हीं खेतों में समय पर धान की रुपाई नहीं हो सकी और आसपास के अधिकांश किसानों ने अपनी खेती पूरी कर ली, जबकि अन्य खेत खाली पड़ रहे, क्योंकि खेत का दायित्व मुख्य रूप से इन्हीं दोनों भाइयों पे था। और यही से घटना केवल 2 किसानों की गिरफ्तारी का मामला नहीं रहा। इसने नेपाल में उर्वरक की उपलब्धता, भारत की सब्सिडी नीति, सीमा पार कृषि निर्भरता और उर्वरक तस्करी की चुनौती जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय और द्विपक्षीय बहस का केंद्र बना दिया। अब प्रश्न यह है कि भारत इस विषय पर इतना सख्त क्यों है? क्या यह कार्यवाही केवल 2 किसानों तक सीमित थी, या इसके पीछे भारत की उर्वरक सब्सिडी की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध तस्करी रोकने के व्यापक नीति भी काम कर रहे थे? साथियों, अभी तक हमने समझा कि नेपाल में खाद का संकट कैसे पैदा हुआ और 2 नेपाली किसान भारत में गिरफ्तार कैसे हुए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत के पास ऐसे कार्यवाही करने का कानूनी आधार भी था? साथियों, इसकी वजह जो है वो सीमा सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था भी है। दरअसल भारत अपने किसानों को जो है वह सस्ते दरों पर यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराता है, हर वर्ष भारी सब्सिडी देता है। किसान जिस कीमत पर खाद खरीदते हैं, उसकी वास्तविक लागत का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। इसलिए सब्सिडी केवल भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित की जाती है, और यही कारण है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सब्सिडी वाली खाद का उपयोग भारत के भीतर ही हो। यदि यही उर्वरक बड़ी मात्रा में सीमा पार जाने लगे, तो सरकारी सब्सिडी का उद्देश्य प्रभावित होगा और भारतीय किसानों के लिए उपलब्ध स्टॉक के ऊपर भी दबाव आने लगेगा। और इसी उद्देश्य से भारत ने उर्वरकों के उत्पादन, वितरण, आवाजाही के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाई है, जिसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के नाम से जाना जाता है, जो कि उर्वरकों के वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। जबकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, उनकी अवैध जमाखोरी और अनाधिकृत व्यापार को रोकने के लिए सरकार को विशेष अधिकार देता है। और इन्हीं प्रावधानों के आधार पर सब्सिडी वाली खाद को बिना वैध अनुमति अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराना प्रतिबंधित माना जाता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित उर्वरक जब्त कर लिए जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नेपाल से लगने वाली सीमा पर इस व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण सीमावर्ती इलाकों में वस्तुओं की आवाजाही अपेक्षाकृत आसान रहती। ऐसे में प्रशासन सब्सिडी वाले उर्वरकों की अवैध निकासी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और जांच अभियान भी चलाता है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इनका उद्देश्य किसी किसान को निशाना बनाना नहीं, बल्कि भारतीय सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय किसानों के लिए निर्धारित उर्वरक उन्हीं तक पहुंचे। साथियों, इस मामले के बारे में अगर हम बात करें तो यह मामला कुल मिलाकर एक बहुत संवेदनशील मामला बन जाता है। एक और भारत अपने कानून और सार्वजनिक धन से संचालित सब्सिडी प्रणाली की रक्षा करने की बात करता है, तो वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो नेपाल के किसान अपनी कृषि आवश्यकता और खाद की कमी का हवाला देते हैं। इसलिए विवाद केवल सीमा पार खाद ले जाने का नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग कृषि व्यवस्थाओं के टकराव का एक उदाहरण बन जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न भारत से नहीं बल्कि नेपाल से जुड़ता है। यदि हर वर्ष धान की रुपाई के मौसम में यही समस्या सामने आती है, तो आखिर नेपाल समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध क्यों नहीं करा पाता? और भारत के अगर हम बारे में बात करें साथियों, तो भारत की सब्सिडी कितनी बड़ी है, इसे भी हमें जानने की आवश्यकता है। हमें समझना जरूरी है कि भारत इस मामले को लेकर इतना संवेदनशील क्यों है। साथियों, भारत हर वर्ष किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। यूरिया या अन्य उर्वरकों की वास्तविक कीमत का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, ताकि किसानों की खेती की लागत कम रहे, देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे। और इसी वजह से सरकार चाहती है कि सब्सिडी का लाभ केवल भारतीय किसानों तक सीमित रहे। यदि सब्सिडी वाला खाद बड़ी मात्रा में सीमा पार दूसरे देश पहुंचने लगे, तो सरकारी योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है और भारतीय किसानों के लिए उपलब्ध उर्वरकों पर भी दबाव बढ़ सकता है। नेपाल खुद
खाद भी नहीं बनाता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेपाल अपनी आवश्यकता के अनुसार यूरिया और डैप का पर्याप्त घरेलू उत्पादन नहीं करता है, इसलिए देश की अधिकांश उर्वरक जरूरतें आयात के माध्यम से पूरा किए जाते हैं। यानी नेपाल की कृषि काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक बाजार पर जो है वो निर्भर करती है। नेपाल आयातित खाद के ऊपर निर्भर है, रूस से यूरिया, डैप, चीन से एनपीके, फॉस्फेट, खाड़ी देश से यूरिया, डैप और समुद्री मार्ग से आता है। कस्टम जांच होती है, आंतरिक परिवहन, गोदाम, डिपो और किसानों तक जो है जब पहुंचता है तो ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। यानी कि नेपाल की कृषि के बारे में हमने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक बाजार पर निर्भर है और ऐसे में यदि वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होती है तो कीमतें वहां की बढ़ जाती हैं, सरकारी खरीद और आयात में देरी हो जाती है, तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर सीधे किसानों के ऊपर पड़ता है। साथियों, अब सवाल भारत से आगे बढ़कर नेपाल की व्यवस्था पर आता है। अगर किसानों को समय पर खाद मिल जाती तो शायद उन्हें सीमा पार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस पूरे विवाद की असली जड़ नेपाल की उर्वरक आपूर्ति की जो प्रणाली है उसमें छुपी हुई है। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन रासायनिक उर्वरक के मामले में वह लगभग पूरी तरह से आयात के ऊपर निर्भर है। देश की यूरिया के बारे में अगर हम बात करें तो देश में यूरिया और डैप का उत्पादन बेहद सीमित है, इसलिए अधिकांश जरूरत विदेशों से आयात उर्वरकों के ऊपर जो है वो पूरा है और यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से नेपाल सरकार और उसकी सरकारी एजेंसियों की होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक खरीद कर किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया वर्षों से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है वो है समय का। कृषि में खाद की उपलब्धता केवल मात्रा से नहीं बल्कि सही समय पर आपूर्ति से तय होती है। यदि उर्वरक रोपाई के मौसम के बाद पहुंचे तो उसका महत्व काफी कम हो जाता है। नेपाल में अक्सर खरीद प्रक्रिया देरी से शुरू होती है, अंतर्राष्ट्रीय टेंडर पूरा होने में समय लगता है, आयात में प्रशासनिक देरी होती है और कई बार बंदरगाह से लेकर गोदाम तक आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित होती है। परिणाम ये होता है कि जब किसानों को सबसे अधिक खाद की जरूरत होती है तो उसी समय सरकारी भंडार खाली मिलते हैं। वर्ष 2026 में स्थिति वैश्विक परिस्थितियों और ने जो है वो और कठिन बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव हुआ है। कच्चे माल की उपलब्धता, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर और वैश्विक सप्लाई चेन्स पर भी बहुत असर पड़ा है। इससे नेपाल जैसे आयात निर्भर देशों के लिए समय पर पर्याप्त उर्वरक खरीदना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि संकट केवल वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम नहीं था। नेपाल के कृषि विशेषज्ञ और स्थानीय विश्लेषकों का कहना है कि यदि खरीद प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती तो पर्याप्त भंडारण क्षमता विकसित की जाती और वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाता तो संकट की तीव्रता को काफी कम किया जा सकता था। इसी प्रशासनिक कमजोरी का असर सीधे किसानों पर दिखाई दिया। कई जिलों में सरकारी खाद केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी, अनेक किसानों को निर्धारित मात्रा से कम उर्वरक मिला, जबकि कई लोग बिना खाद लिए ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। ऐसी परिस्थितियों में सीमा से लगे जिलों के किसानों ने स्वाभाविक रूप से भारत के बाजारों की ओर रुख किया। उनके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सीमावर्ती बाजार दूरी के लिहाज से नजदीक थे, तत्काल खाद मिलने की संभावना काफी अधिक थी। लेकिन यहीं से एक स्थानीय कृषि संकट अंतर्राष्ट्रीय कानून विवाद में बदल गया। नेपाल के किसानों के लिए भारत समाधान जैसा दिखाई दे रहा था, जबकि भारत के लिए वही स्थिति सब्सिडी वाले उर्वरकों की अवैध निकासी का प्रश्न बन गया। यानी दोनों देशों की नीतियां एक ही सीमा पर आकर अटक गई और यही वजह है कि दो नेपाली किसानों की गिरफ्तारी केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि उसने किसान की कृषि नीति, उर्वरक प्रबंधन और सरकार की तैयारियों के ऊपर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना के बाद नेपाल सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या यह मामला केवल स्थानीय प्रशासन तक सीमित रहा है या फिर काठमांडू और नई दिल्ली के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई है। साथियों, यहां हमें डीएपी और यूरिया की भूमिका को भी समझना काफी जरूरी है। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फाइड फॉस्फेट जो कि दुनिया के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फॉस्फेट उर्वरकों में से एक है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे दो आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो पौधों की प्रारंभिक वृद्धि, मजबूत जड़ प्रणाली के विकास और स्वास्थ्य फसल की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण धान, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन जैसे अधिकांश फसलों की बुआई या रुपाई के समय पहले डैप को जो है यानी कि डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब फसल बढ़ने लगती है तब पौधों की पत्तियों और तनों के विकास के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है।
यूरिया नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है और यह फसल को हरित वृद्धि और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और यही वजह है कि धान की रोपाई के शुरुआती सप्ताहों में डीएपी और उसके बाद यूरिया की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। यदि इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को ये दोनों उर्वरक उपलब्ध ना हो तो फसल की शुरुआती बढ़वार प्रभावित होती है, पौधों का विकास असंतुलित हो जाता है और अंततः उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। यानी कि कृषि में उर्वरक की उपलब्धता केवल मात्रा का नहीं, जैसा कि हमने कहा कि सही समय का है। साथियों, सीमा के दोनों ओर के किसानों की स्थिति की अगर हम बात करें तो एक ओर भारत अपने कानून, सार्वजनिक धन से चलने वाली सब्सिडी व्यवस्था और सीमाई नियंत्रण की रक्षा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल के किसान समय पर उर्वरक न मिलने के कारण अपनी फसल बचाने के विकल्प को तलाशने में मजबूर है। यानी यह विवाद केवल दो देशों के टकराव से अधिक कृषि नीति, उर्वरक आपूर्ति, सीमा प्रबंधन और किसानों की वास्तविक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लाता है। साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं इस पूरी चर्चा को देखने के लिए, जब हम बात भारत और नेपाल की कर रहे हैं तो ये भारत बनाम नेपाल की बात नहीं हो रही। ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत खाद में सब्सिडी दे रहा है और नेपाल में खाद की भारी कमी है। वहीं दो नेपाली किसानों की गिरफ्तारी सिर्फ 8 बोरी खाद की कहानी नहीं है। इस घटना ने यह दिखा दिया कि नेपाल में खाद की कमी और भारत की सब्सिडी नीति एक ही सीमा पर आकर टकरा रही। तो एक स्थानीय कृषि समस्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और एक और भारत अपने कानून और सब्सिडी व्यवस्था की रक्षा कर रहा है, तो दूसरी ओर नेपाल समय पर किसानों तक उर्वरक पहुंचाने की चुनौती से जूझ रहा है। आगे का रास्ता केवल सख्ती नहीं बल्कि बेहतर समन्वय, समय पर आपूर्ति और प्रभावी कृषि नीति में छिपा है। आपकी क्या राय है? क्या आप इस मामले को कानून का पालन सही तरीके से हुआ है इस रूप में समझ रहे हैं, या सीमावर्ती किसानों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी जो भी राय है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।